दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार सरकार स्वास्थ्य महकमे में सुधार को लेकर के लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के लगातार आला अधिकारियों की बैठक चलती रहती है। इसी कड़ी में सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है कि बिहार के 19 जिलों में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जाँच होगी। ये निर्णय मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया है। इन 19 जिलों में लिंगानुपात कम है। जी हाँ, ऐसे में अल्ट्रासाउंड सेंटर जांच के घेरे में है। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार के 19 जिलों में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 900 से भी कम है। ये जिले अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा और सुपौल है। इन जिलों में या तो अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं या फिर वैध अल्ट्रासाउंड सेंटरों में अवैध कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लोगों को जन्म के पहले ही लड़का लड़की होने की जानकारी इन केंद्रों से मिल जा रही है। ऐसे में इन पर नकेल कसना जरूरी है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में मौसम काफी तेजी के साथ बदल रहा है। जब भीषण गर्मी और फिर तेज धूप से जनजीवन बेहाल है। आज भी तापमान में गिरावट की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो आज वर्षा की कोई भी संभावना नहीं है। उत्तर मध्य उत्तर पूर्व बिहार के 14 जिलों में से 1-2 जगह हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों में अधिकांश हिस्सों के तापमान में कमी आने की उम्मीद है, इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। कल के बारे में अगर बात किया जाए तो कल अधिकांश भागों का मौसम शुष्क रहा। जब बिहार में कल मधुबनी, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया में हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि दक्षिण बिहार में लगातार 2 से 2.5 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो रही है। राजधानी पटना में बीते 2 दिनों के दौरान तापमान में 4.8 डिग्री की वृद्धि हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में प्री मानसून का दौर जारी है। ऐसे में मौसम में उतार चढ़ाव होना एक सामान्य प्रक्रिया है। फिलहाल बिहार के पश्चिमी भाग से लेकर के तेलंगाना तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इससे अगले 3 दिनों में गर्मी में थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जंक्शन की सूरत बदलने की तैयारी चल रही है। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा ही सुविधा मिलेगी, जबकि जंक्शन से अब रेल रूट की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब भागलपुर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल और रांची का सफर अब नए रेल रूट से हो सकेगा, जिसे बनाने की तैयारी चल रही है। गंगा के दोनों छोरों को जोड़ने के लिए भी रेल लाइन तैयार करने की सुगबुगाहट अब तेज होगी, जिसके बाद अब सीमांचल के जिलों में जाने के लिए अधिक समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। जहाँ भागलपुर मालदा रेलखंड पर तीसरी चौथी रेल लाइन भी तैयार की जाएगी। इसके सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये लाइन जब बन करके तैयार हो जाएगा तो फिर ट्रेनों की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। रेल यात्रियों को ट्रेन की देरी से पहुंचने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। वहीं आंध्र प्रदेश और सीमांचल के लोगों को भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर बनने वाले विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन प्रोजेक्ट से बड़ा लाभ पहुँचने वाला है। वहीं भागलपुर की ओर से बटेश्वर स्थान से गंगा के दूसरी ओर नवगछिया के कटरिया तक रेल लाइन तैयार होगा, जो गंगा के दोनों छोरों को जोड़ेगा और फिर लोग आसानी से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और आगे की यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई है, जिसमें से एक सुकन्या समृद्धि योजना है। ये योजना का लाभ उठा करके आप अपनी बेटियों को करोड़पति बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बेटी के जन्म से ही निवेश करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए माता पिता अपनी बेटियों के नाम से खाता खोल सकते हैं। वहीं 18 साल के बाद आप इस योजना के तहत आधी रकम को निकाल सकते हैं, यानी कि वही 21 साल पूरा होने के बाद आप अपनी निवेश की गई सारी रकम को भी निकाल सकते हैं। इस योजना में निवेश करके आप अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्चा उठा सकते हैं। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हर 3 महीने पर ब्याज संशोधित किए जाते हैं। अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत सरकार ने ब्याज दर में बढ़ोतरी किया है। अब ये सालाना ब्याज दर बढ़कर के 8% कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना 7.60% का ब्याज देती थी। वित्तीय वर्ष 2024 के पहले तिमाही के लिए ब्याज दर में इजाफा करते हुए 40 पावर पॉइंट कर दी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए डाकघर में खाता खुलवाना पड़ता है।
अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल करके प्रति माह उस खाते में 10,000 रुपये जमा करते हैं तो फिर 21 साल की उम्र में आपकी बेटी करोड़पति बन जाएगी। अगर कोई माता पिता अपनी बेटी के 18 साल होने के बाद 50% मैच्योरिटी अमाउंट नहीं निकालते हैं तो फिर उसे 51 लाख रुपए की मैच्योरिटी रकम मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजनीतिक मोल भाव के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महागठबंधन में सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जय जीतन राम मांझी की पार्टी ने बिहार के कुल 5 सीटों पर दावा किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि हम के कार्यकर्ता यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि मगध के 2 सीट समेत लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटों पर चुनाव लड़े। संतोष सुमन ने कहा है कि हालांकि इस पर अंतरिम निर्णय महागठबंधन को लेना है। नीतीश कुमार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी तैयारी कर रही है। जब पिछले चुनाव में हमने मगध के 2 सीट औरंगाबाद और गया से चुनाव लड़ा था, इसके साथ ही शिवहर, सीतामढ़ी और खगड़िया में हम लोग लगातार संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई के 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जब विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ममता बनर्जी ने घटनाक्रमों को सनकी और तुगलकी का ड्रामा करार दे दिया है। जहां उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि 2000 रुपये के नोटों को लेकर के एक और सनकी और तुगलकी नोटबंदी का ड्रामा आम जनता को एक बार फिर से भारी प्रताड़ना का शिकार बना करके उन पर कड़ा प्रहार करेगा। ये निरंकुश उपाय उस शासन के मूल रूप से जन विरोधी और फिर करोड़ी पूंजीवादी स्वभाव को छिपाने के लिए है। एक निरंकुश सरकार के इस तरह के दुस्साहस को बड़े पैमाने पर लोग भूलेंगे नहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये का नोट बंद हो गया है। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश से कहा था कि चलन में नकदी की मात्रा सीधे भ्रष्टाचार के स्तर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि 2016 में 17 लाख करोड़ नकदी सर्कुलेशन में थी, जो 2022 में बढ़ करके 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि क्या देश में इसलिए ही भ्रष्टाचार बढ़ा? इस पर अब पीएम मोदी क्या कहेंगे? हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी शराब पर पॉलिटिक्स केस मुकदमे तक पहुंच गई है। यह 6 दिन पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंगेर में मीट भात का बड़ा भोज दिया था। भोज में बवाल हुआ और फिर उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि ललन सिंह के मीट भात की पार्टी में दारू भी परोसा गया है। इसके बाद बौखलाए जदयू नेताओं ने सम्राट चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन अब इसमें सबसे दिलचस्प बात निकल कर इसके सामने आई है। पटना में छात्र जदयू के एक नेता ने कोतवाली थाने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इसी मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। छात्र जदयू के जिला नेता ने सम्राट चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया है और कहा है कि वे खुद शराबी निकला है। जब पुलिस ने उसे शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, तब छात्र जदयू का नेता नशे में धुत था। पुलिस ने उसके पास से शराब भी बरामद किया था। अब उसी शराबी नेता ने पुलिस के पास आवेदन देकर के कहा है कि वे ललन सिंह के मीट भात की पार्टी का प्रबंधन कर रहा था। जदयू के शराबी नेता ने पुलिस को शिकायत की है कि वो सम्राट चौधरी ने ललन सिंह की पार्टी में दारू परोसने का आरोप लगा करके बड़ा गुनाह कर दिया है, इसलिए पुलिस सम्राट चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है, जिसके बाद से अब लोगों को फिर से लंबी लंबी लाइन में लगने की टेंशन सता रही है। बैंक ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिन भी लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वह 23 मई से इसको चेंज करवा सकते हैं। जहां आप एक बार में सिर्फ 2000 रुपये के 10 नोट को ही बदल सकते हैं। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्रामीण और फिर कस्बों वाले इलाकों में रहने वाले लोग सेंटर में जाकर के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। साल 2006 में आरबीआई ने बिजनेस कॉर्पोरेट को मंजूरी दी थी, जो कि नॉन बैंकिंग एंटरप्राइज की तरह काम करता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की पहले दिन शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से बिहार को लूट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कितने को आरक्षण दिया? पीएम मोदी की सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 10% अगरों को आरक्षण के साथ सभी को आरक्षण दिया है। यह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बूथ जीतेंगे तो फिर चुनाव जीतेंगे, बूथ कैसे जीतेंगे उस पर मंथन किया जाएगा।
उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल को बेमिसाल बताया है। जहाँ साथ ही कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र सरकार यदि राशि नहीं दे तो फिर टीचर को वेतन नहीं मिलेगा। बिहार में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में सिर्फ राजनीति के लिए जाते हैं, केंद्र से राशि मांगने के लिए कभी नहीं जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ अपने परिवार को नौकरी दी है। जिस बीपीएससी की औकात 10,000 नौकरी देने की नहीं है, उसे 10 लाख नौकरी देने के लिए कहा जा रहा है। बिहार में सिर्फ रोजगार का माहौल बना रहे हैं। चुनाव के पहले कुछ नौकरी देंगे, दिसंबर तक कागजी प्रक्रिया करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि बिहार को शराबी बनाओ। पहले 10,000 दुकानें खुलवाई, फिर बंद करके घर घर पहुंचाया। क्या नीतीश कुमार ये घोषणा करेंगे कि बिहार में 1 बोतल शराब मिलेगी तो फिर वे इस्तीफा दे देंगे? दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए इस साल करीब 1000 मालियों की नियुक्ति की जाएगी। इनको वेतन के रूप में करीब 25,720 रुपये प्रतिमाह मिलेगा, जिसे लेकर के नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जहां इस पर विधि विभाग का परामर्श मिल चुका है। इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नियमावली लागू कर दी जाएगी। यह सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए सरकारी भवनों के निर्माण सहित पुराने भवनों, सरकारी पार्कों और फिर उद्यानों में मालियों की कमी दिख रही है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण पार्क और फिर सरकारी उद्यानों की देखभाल के लिए मालियों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। फिलहाल अस्थायी मालियों के नहीं होने की वजह से पार्कों के रखरखाव में परेशानी आ रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1999 में पार्कों और फिर उद्यानों के रखरखाव के लिए करीब 747 अस्थायी माली थे। जहाँ इनका काम पार्क और फिर सरकारी उद्यानों का देखभाल करना था। इसमें से सेवानिवृत्त होने के कारण 2010 तक 249 माली रह गए हैं। दोस्तों, मुंबई के अंजुमन इस्लामिया ग्राउंड में आयोजित जमीयत उलमा हिंद की प्रबंधक समिति की 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दूसरे दिन जमीयत अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी का भाषण हुआ। जहां अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सांप्रदायिकता पर जो लचीली नीति अपनाई, उससे कांग्रेस और देश दोनों को नुकसान पहुंचा है। महात्मा गांधी की हत्या धर्मनिरपेक्षता की हत्या के बराबर थी और यही देश में सांप्रदायिकता की जड़ें और गहरी हुई। उन्होंने मौलाना आज़ाद की पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें मौलाना आज़ाद ने महात्मा गांधी की हत्या के बारे में विस्तार से लिखा है। जब पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उन्हें पहले बम फेंक करके मारने की साजिश की गई थी, जहां उस समय सरदार पटेल गृह मंत्री थे। मौलाना आज़ाद ने अपने लेखन में उन तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है जिनके कारण पटेल गांधी जी के खिलाफ हो गए हैं। यह इतना ही नहीं, गांधी जी की हत्या के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने साफ कर दिया था कि गृह मंत्री गांधी जी की हत्या के आरोप से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिकता को पनपने और फिर फलने फूलने का भरपूर अवसर प्रदान किया गया है, जबकि जमीयत उलमा हिंद का नेतृत्व भी सामान्य रूप से ये मांग करता था कि सांप्रदायिकता को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर के जमीयत उलमा हिंद ने जेल भरो आंदोलन भी चलाया। अपने भाषण में मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस की लचीला नीति का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है और फिर कांग्रेस को भी खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि उसे सत्ता से हटा दिया गया। मौलाना अरशद मदनी ने कर्नाटक के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया। अगर यही नीति आज़ादी के बाद अपनाई होती तो फिर देश में ये स्थिति नहीं होती। कांग्रेस की इसी लचीली नीति ने कई ऐसे नेताओं को भी सत्ता में ला दिया जिनकी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग थी। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद के नेतृत्व से कांग्रेस ने यही वादा किया था। उन्होंने कहा कि प्यार और मोहब्बत इस धरती का इतिहास रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि प्रथम मानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत से भारत में ही उतारा गया। दुनिया की तमाम इंसानी नस्लों का मूल भारत है, जहाँ सभी लोग मनुष्य के रूप में ही हमारे भाई हैं। यही मूल दृष्टिकोण जमीयत उलमा हिंद, उसके पूर्वजों और फिर संयुक्त राष्ट्रवाद का आधार है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश का बंटवारा मुसलमानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। इसके पीछे धर्म और राष्ट्र की विचारधारा थी जो हमारे बुजुर्गों की नज़र में गलत थी। इसके पीछे धर्म और 2 राष्ट्र की विचारधारा थी जो हमारे बुजुर्गों की नज़र में गलत थी, गलत है और आने वाले दिनों तक गलत रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज संयुक्त राष्ट्रवाद के विचार के पक्षधर थे, इसीलिए जमीयत उलमा हिंद अपने पूर्वजों के इसी सिद्धांत पर कायम है और हमेशा रहेगी। सांप्रदायिक विचारधारा इस देश के प्रेम, भाईचारा और
आपसी सद्भाव की सदियों पुरानी परंपरा में आग लगा रही है। जब कभी ताकत के बल पर मस्जिद बनाती तो फिर कभी हमारे संस्थानों, संपत्तियों और फिर स्मारकों को नष्ट करने की साजिश करती है। कभी ताकत के बल पर मंदिर बनाती तो कभी हमारी संस्थानों, संपत्तियों और फिर स्मारकों को नष्ट करने की साजिश करती है। उन्होंने कहा कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी दंगे नहीं रुके। सांप्रदायिकता के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया गया है। बड़ा सवाल है कि मुसलमान क्या करें। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें मिलकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जीरो एमिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक और फिर हाइड्रोजन से चलने वाले गाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना भी शुरू कर दी है। हालांकि अब केंद्र सरकार के एक पैनल ने इस संबंध में एक बड़ी और फिर अहम अपील की है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलिंग एंड नेचुरल गैस द्वारा गठित एक पैनल ने 2027 से देश में डीजल से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को 2027 तक डीजल से चलने वाले 4 पहिया गाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साथ ही उत्सर्जन में कटौती के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और फिर प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहनों पर स्विच करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के बड़े उत्सर्जकों में से एक है। अपनी छवि को सुधारने के लिए भारत सरकार ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, बात करेंगे कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल पूरा होने पर भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क का अभियान चलाएगी। इस अभियान के दौरान हम सभी आम जनों के बीच जाएंगे और फिर मोदी सरकार के कार्यों को विस्तार से जन जन को बताएंगे। विकास के कामों से लोगों को कितना फायदा हुआ है इसकी भी जानकारी एकत्रित करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में गर्मी अपने चरम पर है और फिर लोगों की निगाहें मानसून पर टिकी हुई है। अभी बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार मानसून 4 जून तक देश में दस्तक देगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून इस बार 3 दिन की देरी में आएगा। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि देश में बारिश कितनी होगी। मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा है कि केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून की जगह 4 जून को होने की संभावना है। हालांकि 3 दिन की देरी कोई खास देरी नहीं है। मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा है कि हमने पिछले रिकॉर्ड में देखा है कि मानसून में 7 दिनों तक की भी देरी हुई है। जब पिछले आंकड़े पर नजर डालें तो फिर पिछले साल मौसम विभाग ने मानसून के 27 मई को आने की पूर्वानुमान लगाया गया था, जो कि 29 को आया था। इस तरह 2019 में IMD ने पूर्वानुमान लगाया था कि मानसून 6 जून को आएगा, जबकि ये 8 जून को आया था। भारत में 4 महीने के बारिश के मौसम का आगमन तभी माना जाता है जब केरल में मानसून की शुरुआत होती है। केरल से इसकी शुरुआत होती है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये मानसून भारत के 2 सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार से अनुदान लेने से पहले मदरसों को अब पाई का हिसाब देना होगा। उपलब्ध कराई गई राशि किस मद में कितनी खर्च की गई है इसका ऑडिट भी कराना होगा। रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होगी। बिहार में 1942 अनुदानित मदरसे हैं। इनमें वस्तानिया के 1732, फोकनिया के 119, मौलवी के 55, आलिम के 22 और फाजिल अस्तर के 14 मदरसे हैं। इससे पहले ये मदरसे उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते थे, जिसमें खर्च का सटीक। ये कदम शिक्षा विभाग ने बिहार के 609 मदरसों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उठाया है, जिसकी जांच पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। ये नियमावली इस साल से 100% प्रभावी हो, इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। नियमावली में व्यापक प्रावधान किया गया है ताकि मदरसों में सुधार लाने की प्रक्रिया प्राथमिकता दी जा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर शनिवार को जम करके हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पटना में हुई बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक पर कहा है कि बीजेपी के हालात ऐसे हैं कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके पिता पहले लालू यादव के मंत्री थे, फिर वे नीतीश के मंत्री हुए, उसके बाद वे मांझी के मंत्री हुए और आज कल उनका बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकला है। 30 सालों में बिहार में जितने लोग MLA और फिर MP बने हैं, चाहे वे जिस भी दल के बने हों, वे पूरे बिहार में कुल 1200 से 1500 परिवार के लोग के यहाँ से ही बने हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को बिहार में
कोई नया आदमी नहीं मिल रहा है। या उनको भी वही व्यक्ति मिला जिनके बाप दादा पहले किसी और दल में थे। बिहार में बीजेपी अभी भी नेता खोज ही रही है। कोई नेता उनको यहाँ मिल जाए जिसके नाम पर बिहार में चुनाव लड़ा जा सके, इसी फिराक में वे रहते हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट मिलता है बस वही वोट बीजेपी को मिल रहा है। बिहार में बीजेपी के किसी नेता के नाम पर 5 वोट भी नहीं है। बिहार में जिस दल की हवा उड़ती है सब नेता उसी में आ जाते हैं। बीजेपी को बिहार में आज जो भी वोट मिलते हैं वो मोदी के चेहरे के नाम पर है, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलता है। वहीं पर मुंगेर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के भोज पर प्रसाद किशोर ने बिहार के लोगों को सचेत करते हुए कहा कि आज आप सब कुर्ता पाजामा पहने लोगों को देख करके गिड़गिड़ाने लगते हैं कि भोज भैया राशन कार्ड दिलवा दो, भैया नाले बनवा दो, भैया हमारे लड़के को रोजगार दिलवा दीजिए। आप भिखारी नहीं हैं, आपके पास राजा बनने का अधिकार है। लेकिन जब वोट देना होता है तो फिर उस दिन 500 रुपये लेकर के मुखिया को वोट दे देते हैं। ऐसे में जब आप मुखिया से 500 रुपये लेकर के वोट देंगे तो फिर जीतने के बाद मुखिया इंदिरा आवास के बदले 20,000 रुपये लेगा। आगे प्रशांत किशोर ने कहा है कि वोट के दिन बिहार के लोगों को मुर्गा भात, शराब और 500 रुपये पर और फिर मुखिया के काम ना करने पर उसको चोर बताते हैं। आप अगर पैसे के बदले अपना वोट बेचेंगे तो फिर आप वोट नहीं बेच रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य बेच रहे हैं। मुखिया चुनाव में 500 रुपये देते हैं और फिर विधायक के चुनाव में 1,000 रुपये देते हैं तो फिर वही प्रतिनिधि जीतने के बाद 1,000 रुपये के बदले 20,000 रुपये की वसूली करेगा आपसे। दोस्तों बात करेंगे कि चिराग पासवान ने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो जंगल राज का विकल्प बना करके आए थे आज उन्हीं के राज में महाजंगल राज कायम हो गया है। बिहार में आज की तारीख में हर दिन हत्याएं हो रही है। लोग अपने अपने घर से निकलने में 10 बार सोच रहे हैं कि सुबह में निकलें तो शाम को घर आ पाएंगे या नहीं। ये डर भय बिहारियों के मन में है, जहां अपराध चरम सीमा पार हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के किसी गांव में कोई भी सरकारी कार्य बिना घूस दिए नहीं हो रहा है। यह सरकार नहीं चाहती है कि ज्वलंत विषयों को उठाया जाए या फिर उस पर कोई चर्चा हो। उन्होंने कहा है कि ध्यान भटकाने को लेकर के रह करके कभी रामचरितमानस को लेकर के तमाम तरीके से विवादास्पद बयान इसीलिए दिए जाते हैं ताकि काम की बातों को छुपाया जा सके। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। एकजुट होने के लिए विपक्ष के दलों के नेताओं को अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्यागना पड़ेगा। विपक्षी दल के नेता मंच पर फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। जब जब विपक्षी दल के नेता विपक्षी एकता को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं तो फिर एक मंच ही पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई के बड़े फैसले का असर अभी से दिखने लगा है। 2,000 रुपये के नोट का चलन बंद करने के फैसले के बाद पटना के बाजारों में जेवर खरीदने वाले, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है। लोग अपने गाड़ियों में 1,500 की जगह सीधे 2,000 रुपये का ईंधन भरवा रहे हैं ताकि उनका 2,000 रुपये का नोट खत्म हो सके। दरअसल रिजर्व बैंक के आदेश के बाद राजधानी पटना के बाद बिहार के सीमांचल मिथिलांचल के दुकानों में 2,000 रुपये के नोट लेकर के सोना चांदी खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है। इसके साथ ही मॉल में भी लोग 2,000 रुपये के नोट लेकर के आम दिनों की तुलना में अधिक पहुंच रहे हैं और सामान खरीदारी कर रहे हैं। वहीं लगातार 2,000 रुपये के नोट सामने आने पर किराना दुकानदार भी अब सीधा ये कह रहे हैं कि पूरे का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा तो वे 2,000 रुपये का नोट लेंगे, वरना वे भी 2,000 रुपये का नोट लेने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप पर भी लोग ग्राहक 2,000 रुपये के नोट लेकर के अब पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं और उन्हें भी पूरे पैसे का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। यानी कि 2,000 रुपये का पेट्रोल, जो लोग पहले 100, 250 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे थे वे अब पूरे के पूरे 2,000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं। इधर फिलहाल आरबीआई के आदेश के बाद अभी तक नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ नहीं दिखी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज से लोगों की कतार बैंकों में देखने को मिल सकती है, या फिलहाल बैंकों में इक्का दुक्का लोग ही नोट बदलने आ रहे हैं। बैंक वालों का कहना है कि कुछ महीनों से 2,000 रुपये के नोट का प्रचलन कम हुआ है, जिसके कारण लोगों के पास सीमित मात्रा में ही नोट उपलब्ध है। ऐसे में लोग आसानी से नोट जमा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये के नोटबंदी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने फिर से नोटबंदी लागू करके यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा जनता से जुड़ी बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। बीजेपी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को गैर कानूनी तरीके से आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। एक खास वर्गों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार देश की जनमानस के हितों को सूली पर लटकाने के लिए आतुर है। जेडीयू ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश का हर वर्ग आज केंद्र सरकार के
के गलत नीतियों से त्रस्त हैं। गरीब मजदूर, किसान, नौजवान और व्यापारी अपनी आर्थिक तंगी का रोना रो रहा है। फिर भी मोदी सरकार अपने दुकानों में रुई भर करके अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में मगन है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब साल 2016 में नोटबंदी लागू किया गया था, तब भाजपा वालों ने काले धन का पुरजोर इस्तेमाल करके देश भर के सभी जिलों में अपना आलीशान पार्टी कार्यालय बनवाने का काम किया। लेकिन जिन वादों के साथ नोटबंदी लागू हुआ था, उसमें से एक भी वादा आज तक चरितार्थ होते नहीं दिखा। जब मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का तुगलकी फरमान आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है। आप सभी को स्मरण होगा कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ था, जहाँ कई बेटियों का ब्याह रुक गया था, पैसे के बगैर बीमार लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, देश का गरीब मजदूर वर्ग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका था। परंतु ये दुर्भाग्य और फिर हैरानी का विषय है कि पिछली बार से सीख न लेते हुए फिर से मोदी सरकार ने 2000 रुपये का नोट बंद करने का निर्णय लिया है। देश की जनता के साथ ये घोर ज्यादती है, ये कहना है बिहार प्रदेश अध्यक्ष, जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व में गठित नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के एक दिन बाद रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में अपने समक्ष अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल उन गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों में शामिल है जिन्हें कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आमंत्रित किया था। इस समारोह को विपक्षी दलों द्वारा विपक्षी एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया था। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के बीच एकता कायम करने का और फिर अपने प्रयासों के तहत केजरीवाल से मुलाकात की है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने में अपने प्रयासों के तहत 12 अप्रैल को केजरीवाल के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत नीतीश विभिन्न क्षेत्रीय छत्रपों से मुलाकात कर रहे हैं, जो अभी ठोस रूप नहीं ले सकी है। यह नीतीश विपक्षी दलों के बीच एकता कायम करने की किसी भी कोशिश के लिए कांग्रेस को बेहद अहम मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के द्वारा अंबेडकर परिचर्चा की फिर से शुरुआत की गई है, जिसको लेकर के अब बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि सबसे ज्यादा दलितों को तंग और फिर परेशान करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने ही किया है। आरजेडी के लोगों ने सबसे अधिक दलितों को प्रताड़ित किया है। जहाँ उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जनसंघ के साथ मिलकर के काम करते थे, कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें हराया था और जनसंघ की मदद से हुए सदस्य बने थे। आरजेडी और कांग्रेस के लोग दलित विरोधी हैं। हर जगह राजनेताओं के द्वारा दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन अब सभी लोग उनके ड्रामा को समझ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने भी भीम चौपाल के माध्यम से दलितों को साधने की कोशिश की है। जब खुद को जेडीयू लोहियावादी कहते हैं, लेकिन परिवारवाद के गोद में बैठ करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके नीतीश जी बिहार को छोड़ दें। जैसा जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है, वैसे भी उनके दिमाग ने उनका साथ देना छोड़ दिया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मकान का नक्शा अब आसानी से पास हो जाएगा। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के संशोधित बिल्डिंग बायलॉज 2022 के तहत सूबे के 216 बिल्डर और फिर 225 आर्किटेक्ट का निबंधन करा लिया गया है। इसके साथ ही 195 सिविल इंजीनियर, 67 स्ट्रक्चरल इंजीनियर, 17 टाउन प्लानर और फिर 74 सुपरवाइजर भी प्रावधान के तहत निबंधन किए गए हैं, जो भविष्य में नगर निकायों में बनने वाले भवनों के प्लान और फिर नक्शे को मंजूर देने का काम करेंगे। जब विभाग के ओएसडी ने कहा है कि वैसे आवेदक जिन्होंने सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे, वे 31 मई की शाम 5 बजे तक विभागीय पोर्टल पर लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए आए अलग अलग इलाकों से आए कुल 21 लोग गायब हो चुके हैं। इनमें से 9 तो मिल गए हैं, लेकिन 12 लोग अब भी लापता हैं। इन्हीं में से एक बिहार के दरभंगा का युवक भी शामिल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में करीब 3 महीने पहले बिहार का शिक्षक ललन कुमार 6 फरवरी 2023 को आया था। जब उसने दर्शन करने के बाद अपनी पत्नी को 2 दफ़ा फ़ोन लगाया था, उसके बाद वे अचानक गायब हो गया। परिवार वाले पुलिस थाने अलग अलग शहरों के चक्कर काट रहे हैं। गुमशुदा शिक्षक लालन कुमार का छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर 12 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके अपने भाई को तलाश रहे हैं। अब उसने कहा है कि जो भी उसके भाई का पता लगाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम वह अपनी ओर से
देगा। जी हाँ, बिहार के गुमशुदा लालन कुमार का पता लगाने के लिए उनकी पत्नी सविता 3 दफा और भाई लक्ष्मण 2 दफे बागेश्वर धाम में अर्जी लगा चुके हैं। उन्होंने जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए हैं ताकि ललन कुमार का कुछ अता पता चल सके। जहाँ छतरपुर यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा थाना इलाके में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। बीते जनवरी से अभी तक कुल 21 लोगों की गुमशुदगी की शिकायत बमीठा थाना में दर्ज की गई है, जिनमें इसमें बिहार का ललन कुमार भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया से घर लौट रही बनमखी नगर परिषद की मुख्य पार्षद संजना देवी की गाड़ी पर शनिवार को दिन दहाड़े बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली चला दी, जहां संयोग से गोली गाड़ी की बोनट को छूती हुई निकल गई। बाद में मुख्य पार्षद की गाड़ी के चालक ने बदमाशों की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे बाइक गिर गई और फिर एक अपराधी देसी कट्टा के साथ लोगों के हत्थे चढ़ गए, जहाँ जिसकी लोगों ने जमकर की पिटाई की। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री कपिल सिब्बल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण में नेताओं की केवल उपस्थिति विपक्षी एकता के लिए पर्याप्त नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के लिए इससे कहीं और अधिक की आवश्यकता है। इसके साथ साथ कपिल सिब्बल ने विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए 3 मुख्य बातों को भी जिक्र किया है। रविवार को ट्वीट करते हुए कपिल सिब्बल ने पूछते हुए कहा कि क्या बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी ही विपक्षी एकता का संदेश है? मेरा मानना है कि विपक्षी एकता के लिए काफी कुछ और भी करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक दूसरे की सोच को जानने के लिए बैठक, कॉमन एजेंडा और पक्षपात पूर्ण हितों का बलिदान भी जरूरी है। दरअसल कर्नाटक में शनिवार को हुए सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी भी पहुंच गए थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मौजूद विपक्षी नेताओं ने ग्रुप फोटो भी हुई और फिर सभी अपने हाथ को ऊपर करके ये संकेत देने का प्रयास किया कि विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सभी विपक्षी नेताओं का जिक्र किया है। दोस्तों बात करेंगे कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान 2000 रुपए की नोटबंदी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के तानाशाही से देश चलेगा? 2024 में चुनाव को लेकर के क्या है? जब पहले भी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी को गलत फैसला कहा था। बीजेपी की सरकार से जनता चाहेगी कि 61 करोड़ जाली नोट गायब हैं, जब अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए किया है। अडानी जैसे लोगों के काले धन को सफ़ेद करने का काम कर रहे हैं। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रहने का काम हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश की उपलब्धियों को लेकर के सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। हालांकि आज भी देश के कई कोने में लोग 75 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, बिहार में तो एक ऐसा गांव है जहां आज तक एक भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है। ये अनोखा मामला बिहार के सीमांचल से है, जहाँ बिहार के सीमांचल के पूर्णिया जिले का है। यहाँ की चिकनी डुमरिया पंचायत के सुंदर धर्मपुर मंडल टोला को बहुत जल्द पहला ग्रेजुएट युवक मिलने वाला है। सुंदर धर्मपुर चिकनी गांव सांस्कृतिक रूप से अपनी अलग पहचान रखता है। चिकनी डुमरिया पंचायत के पूर्व मुखिया अजित कुमार झा के अनुसार इस गाँव में जातीय वैमनस्यता ना के बराबर रही है। इसी गाँव के पूर्व मुखिया नंथन मंडल का दूर दूर के इलाकों में बहुत सम्मान था, जहाँ उन्हें मेट का सम्मान मिलता था। इसके पीछे उनका साक्षर होना भी एक कारण था। उन्होंने अपने सभी पुत्र को भी आरंभिक शिक्षा दी थी। हालांकि सालों पुराने ये क्रम अब भी वही ठहरा हुआ है। जब समय के साथ गांव में आर्थिक हालात बदल चुके हैं, जब खेती किसानों में लोगों की ज़िंदगी इस तरह रमी हुई है कि माता पिता मैट्रिक से आगे अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते हैं। इस गाँव का राजू BA पार्ट 2 की परीक्षा देकर के बहुत जल्द स्नातक यानी कि BA पार्ट 3 के तीसरे वर्ष में जाने वाला है, जहाँ अगले साल वे ग्रेजुएट हो जाएगा। जहाँ करीब 50 परिवार वाले इस गांव में राजू पहला इंसान होगा जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करेगा। राजू के पिता शंकर मंडल को उसके पिता ने आरंभिक शिक्षा दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन टोले के माहौल से शंकर बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में उन्होंने अपने 2 बेटे पवन मंडल और फिर राजू मंडल को पढ़ाने का संकल्प लिया और आज राजू मंडल अपने गांव का पहला ग्रेजुएट बनने वाला है। जी हाँ, इसके गांव में ये खुशी की बात है और लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा प्रारंभ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को किया जाएगा। अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा की एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले जारी कर दिए जाएंगे, यानी इस सप्ताह के अंत तक जल्द ही बीपीएससी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहले पाली की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 32वीं जुडिशियल परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा के एक सप्ताह पहले जारी होंगे। बीपीएससी की न्यायिक सेवा परीक्षा के एडमिट कार्ड आप bpsc.bis.nic.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पावर को लेकर के केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान मचा हुआ है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने उनके घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिलाया है कि वे देश की सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से दिल्ली पहुंच गए थे। रविवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद केजरीवाल, नीतीश और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने अध्यादेश लाकर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही खत्म कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ और दिल्ली की जनता के साथ भद्दा मजाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार को कहा कि वे देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करें ताकि केंद्र सरकार जब ये बिल लेकर के राज्यसभा में जाए तो फिर वहां से पारित नहीं हो सके। ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल होगा जिसमें बीजेपी सरकार हार जाएगी। वहीं पर मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं जब वे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुनी हुई राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है। हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं और फिर विपक्षी पार्टियों से इस मसले पर बात करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि केंद्र सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेडीयू ही नहीं बल्कि राजद भी अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।